हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरेट स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेकंड एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कंटेंट को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर जो है आपका 3 घंटे का होने वाला है, 90 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। एज़ यू नो, जो सिलेबस है वो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देता है, जिससे आपको एग्ज़ाम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। तो आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स रहने वाली हैं। यूनिट 1 है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। यूनिट 2 है आपकी मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट 3 है आपकी कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट 4 है आपकी जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो इस ही सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और जो क्वेश्चन आपको इसमें ना मिले वो आपको पीडीएफ में ज़रूर मिलेगा। नाउ आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कौटिल्य की थ्योरी के बारे में पूछा गया है। इसके बेस पे जो इसका आंसर है उसकी बात करते हैं। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिज की तरह काम करता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। जो सिटीज़न है एक कंट्री के, उनकी पीपल्स की जो नीड है उसको फुलफिल करने का काम गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। और गवर्नमेंट जब उसके ऊपर काम करती है उसी को बात बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसको बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट जब पीपल की नीड्स, जो लोग हैं उनकी नीड्स को पूरा करती है, समाज के जितने भी विकास के लिए काम करती है, समाज को डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, वो आया है लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है सर्व या मैनेज करना। ठीक है। जिसका मतलब होता है सेवा या प्रबंधन करना। थर्ड बात करें मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके द्वारा गवर्नमेंट सर्व करती है लोगों को, अपने पीपल को, और उनकी मैनेज करती है सारी प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पब्लिक वेलफेयर करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर निकालते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं नए नए पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं प्रॉब्लम्स पे जो हमारी पीपल फेस कर रहे हैं, पब्लिक फेस कर रही है कंट्री की। वुड्रो विल्सन जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं, बिकॉज़ 1887 में इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह इसको पढ़ा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान गया लोगों का और उसको भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया एजुकेशन का। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग थिंकर ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी अपनी डेफिनेशन दी, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर डेफिनेशन को लिखोगे और साथ में थिंकर का नाम भी लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। इसीलिए हमेशा वो वाली डेफिनेशन लिखनी चाहिए जिसका कोई प्रूफ हो साइंटिफिक कि हाँ उस पर स्टडी करके वो स्टडी के बेसिस पे दी गई है। एंड जो ये थिंकर्स की डेफिनेशन होती हैं वो हमेशा मार्क्स ग्रैबिंग होती हैं, वो आपके आंसर को और अच्छा बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। तो आपको इन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, जो भी आपको सही लगे वो वाली अगर 2-3 एग्जाम्पल आप साथ में दे दो तो अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं ल्यूथर ग्यूलिक की। ल्यूथर ग्यूलिक जो थे उनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करता है मेनली, और ऑर्गेनाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ल्यूथर ग्यूलिक का ये मानना था। सेकंड बात करें एल डी वाइट की।
एल.डी. वाइट भी एक थिंकर थे जिन्होंने अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग, एल.डी. वाइट के अकॉर्डिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे पब्लिक पॉलिसीज़ को सच में प्रैक्टिस में लाया जाता है और जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है। पब्लिक पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस में लाने का मतलब है कि उनको सच में ग्रास रूट में जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब सच में कोई वेलफेयर प्रोग्राम जब बनाया जाता है, उसको जब पब्लिक तक पहुँचाया जाता है, जो उसका रिज़ल्ट निकलता है और उसको जो पहुँचाने में जो पूरा प्रोसेस लगता है, वो उसको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब बात करते हैं मार्शल ई डिमॉक की। अकॉर्डिंग टू हिम, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक जरिया है जिससे हम सोसाइटी के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। सो फोर्थ हम बात करते हैं जे.एम. फिफनर की। उनके अकॉर्डिंग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट जो है अचीव करती है ऑब्जेक्टिव्स जो पूरे प्लान्ड होते हैं। अगर हम कोई भी मोस्टली गवर्नमेंट के प्लान जो होते हैं, मतलब पॉलिसीज़ जो होती हैं वो प्लान होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर रिसर्च से बनाया जाता है कि कितने लोगों के लिए कौन से एरिया में ये प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लान वे में जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू पीएम फिफनर। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ही वाइड है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर कंट्री वाइज कंट्री स्टडी करा जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। तो इसमें भी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तो वो भी बहुत वास्ट और बड़े लेवल पर ही किया जाएगा। और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, जो पीपल के लिए की जाती हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहला बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है पॉलिसी बनाना, उसका नीतियों का निर्माण करना और उनके ऊपर कार्य करना, उनको स्थापित करना। इसके बारे में बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, जैसे हमने पहले भी बात की है, और उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट योजना है वो सही तरीके से जनता तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। एंड सेकंड बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोले तो प्रशासनिक संगठन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस आते हैं, जिसमें मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट की और अलग अलग बॉडीज़ और अलग अलग संस्थाएं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव वे में वर्क कराते हैं। थर्ड बात करें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सारे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थर्ड स्कोप की बात करें वो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आती हैं हमने जो जनता से टैक्स लिया है और जो पॉलिसीज़ बनाने के लिए बजट हमने तैयार किया है कि इस पॉलिसी के लिए इतना बजट लगेगा, वो बजटिंग और फाइनेंस का जितना भी काम आता है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम बात करें पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन, जिसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन सब चीज़ों से एक अच्छी नीति डिज़ाइन की जाती है। जब किसी भी पॉलिसी को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा होता है। जो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो अच्छे से ट्रेन हो, उनकी रिक्रूटमेंट, उनको जब भर्ती किया जा रहा हो तो वो अच्छे लोग हों जो सच में अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं। गवर्नमेंट के जो वर्क के लिए लोग होते हैं वो एक एग्ज़ाम से आते हैं, हम लोग मोस्टली लोग ये सब जानते हैं। एंड उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पूरा एक क्राइटेरिया बना होता है, एक एग्ज़ाम पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, जिससे कि हमारी पॉलिसीज़ वो लोग बनाएँ तो एक अच्छे ढंग वे में बनाएँ, जो सबको वो अच्छे से लगे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना करप्शन इंक्रीज़ होता है। अगर अब बात करें फिफ्थ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पीस मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर जो लोग आते हैं जो इसमें काम करते हैं वो होते हैं पुलिस, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, एंड ये सब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं जो मिलकर हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत अच्छा शेप देते हैं। सिक्स्थ बात करें तो डेवलपमेंट वर्क।
विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क जो होता है वो स्टार्ट ही एजुकेशन से होता है। एंड जो अगर हमारे जो लोग हैं वो अगर अच्छे से एजुकेट नहीं होंगे, उनकी हेल्थ पे फोकस नहीं दिया जाएगा, और अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, तो कैसे ही काम होगा। डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट पीपल, एंड पीपल की डेवलपमेंट स्टार्ट जो होती है वो होती है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब जो होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो ये थे आपके स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य का जो कंट्रीब्यूशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विकास करने का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौटिल्य ने अपने जो व्यूज़ दिए हैं उनके बारे में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज़ वो एंशिएंट इंडिया में पहले ऐसे फिलोसोफर, एक थिंकर थे जो पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, जिनकी पॉलिसीज़ को अभी भी इंडिया में लागू किया जाता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। एंशिएंट इंडियन थिंकर थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उनका जो कंट्रीब्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री में। एंड सेकंड, जो उनके आइडियाज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उनके गवर्नेंस को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, वो बहुत फेमस हैं, और वो उनकी बुक अर्थशास्त्र में मिलते हैं, अर्थशास्त्र। थर्ड, अगर बात करें, कौटिल्य जो थे उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी, सप्तांग थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें वो बात करते हैं 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग स्टेट जो होता है वो डिपेंड होता है 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर, जो होता है किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, आर्मी एंड एलाइज। इनके बारे में हम अभी आगे और जानेंगे। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो इन एलिमेंट्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी जाने, किंग्स, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, इनके बीच में जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक स्टेबिलिटी आती है स्टेट में और एक स्ट्रेंथ आती है स्टेट में। सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, जो स्वामी, किंग जो होता था उसको स्वामी कहते थे, एंड वो स्वामी का अर्थ होता था राजा, राज्य का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था राजा, जो सारे डिसीजन मेनली राजा ही लेता था। लेकिन सप्तांग थ्योरी में सबका अपना अपना अलग अलग रोल दिया गया है। राजा का रोल है कि वो सबसे मुख्य है, राजा जो है एक राज्य का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेट की। देन कौटिल्य बोलते हैं कि जो किंग है उसको काम करना चाहिए पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि जो लोग हैं उसके राज्य में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की होती है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करे, क्योंकि लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राज्य जो है लोगों से बनता है। देन सेकंड बात करें, आमत्य, मिनिस्टर्स जो होते थे वो राजा की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, राजा की हेल्प करते थे किसी भी डिसीजन को लेने में, क्योंकि राजा के पास उतनी नॉलेज नहीं होती थी स्टेट की। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते थे उनके अंदर मिनिस्ट्रीज बटी होती थी, कि अभी भी जैसे हमारे होता है हेल्थ मिनिस्टर होता है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, उस टाइम पे भी ऐसे था, मिनिस्टर्स बटे होते थे, और वो फिर उनकी भी मीटिंग होती थी राजा के साथ, जैसे सभा बैठती थी पहले। तो जो मिनिस्टर्स होते थे वो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में, प्लान को बनाने में राजा के साथ। और कौटिल्य बोलते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चूज़ करने चाहिए, जिनको नॉलेज हो अपनी फील्ड के बारे में, जिनके अंदर एबिलिटी हो, जिनके अंदर ऑनेस्टी हो, बिकॉज़ तभी एक अच्छी पॉलिसी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जो बिकॉज़ मिनिस्टर, राजा के बाद मिनिस्टर ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो पॉलिसी मेकर होता है। एंड अगर राजा को उतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि एक इंसान नहीं रख सकता, या मोस्टली जो राजा होते थे वो नहीं ही रखते थे, तो मिनिस्टर्स को ज़रूरी है कि उतनी नॉलेज रहे, उतनी एबिलिटी रहे, वो उतना ऑनेस्ट रहे पीपल्स के लिए। अगर थर्ड बात करें, टेरिटरी एंड पीपल के बारे में, जिनको जनपद बोलते थे, राजा, राज्य और राज्य का जो क्षेत्र था उसके अंदर आने वाली प्रजा के बारे में, ये इसके अंदर आती थी लैंड, जो ज़मीन थी, और वहाँ के लोग, जो उस राज्य के लोग थे। लैंड, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पीपल, एक राज्य की ये सारी चीज़ें जो आती थी वो राज्य के अंदर आती थी, और राजा का हक था इन पर राज करने का, इनके लिए पॉलिसी बनाने का, इनकी रक्षा करने का। मैं अपनी प्रजा को खुश रखना, उनको स्ट्रेंथन करना, और एक अच्छा राज्य बनाना जो आगे मतलब प्रॉस्पेरस रहे। फोर्थ बात करते हैं, किला या किलेबंदी, जिसको दुर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट। तो जो किला होता है जिसके अंदर राजा रहता है,
वो सिक्योरिटी का मेन सिस्टम होता है वैसे, बिकॉज़ जो उसकी दीवारें होती हैं बहुत लंबी-लंबी होती हैं, वो डिफेंस सिस्टम होता है किसी स्टेट का। बिकॉज़ जब कोई लड़ाइयाँ होती हैं तो यहाँ से लड़ने में बहुत ईज़ी होता है। लाइक किला बनाया ही ऐसा जाता है जो लड़ाई में काम आए। ये प्रोटेक्ट करता है जो बाहर से अटैक होने वाले हैं, बाहर से जो लोग अटैक कर रहे हैं, अंदर रहकर एक हिडन वे देता है, छुप-छुप के वार करने का मौका मिलता है फोर्ट में रहकर। तो लड़ाई के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए ये एक डिफेंस सिस्टम है पूरा फोर्ट। इसलिए फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर राजा भी उसी के अंदर होती है। प्रजा नहीं होती मोस्टली, लेकिन राजा फोर्ट के अंदर होते हैं, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये में नेक्स्ट बात होती है ट्रेजरी की, जिसको बोलते हैं कोष, राज्य का खजाना। राज्य का खजाना जो होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को शो करता है कि जो एक राज्य है उसके पास जितना भी खजाना होगा वो उस राज्य की स्ट्रेंथ को बताएगा कि ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग राज्य है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जब पैसा ही नहीं होगा, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो हम अच्छे से चीज़ें कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, अच्छे से हम कैसे कुछ भी चीज़ लेके आ पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते। नाउ बात करते हैं आर्मी एंड लॉ एनफोर्समेंट की, जिसको दंड बोला जाता था, जिसके अंदर सेना और कानून व्यवस्था आती थी। जो दंड होता था उसके अंदर आर्मी, पुलिस और जस्टिस सिस्टम आता था। एंड ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता था और राज्य में शांति बनाए रखने के बहुत काम आता था। देन बात करें 7th नंबर पे अलाइज़ की। अलाइज़ जिससे हमारे जो मित्र होते हैं, और सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र मित्र जो होता है, एक राज्य का जो फ्रेंड होता है, लाइक फ्रेंडली स्टेट जिसे कहते हैं, वो उसे बोलते हैं अलाइज, जो सप्तांग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक गुड रिलेशंस जिसके साथ होते हैं हमारे, कि एक स्टेट होता है जिसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन होता है हमारे राज्य के अलावा, जो हमें सपोर्ट करता है हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में। एंड कौटिल्य बिलीव करते हैं कि जो एक फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है एक स्टेट में। लाइक अभी के टाइम पे अगर एग्जांपल लें इंडिया के बारे में, तो इंडिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का मेन रोल प्ले करता है जो रशिया, वो हमारा एक बहुत अच्छा अलाय है। देन जब हम इंडिया को कोई भी दिक्कत होती है तो रशिया हेल्प करने आगे आता है। सो नाउ अगर बात करें, जो कौटिल्य के जो विचार थे वो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं, बिकॉज़ वो बहुत मजबूत राज्य के लिए बात करते हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बैलेंस, पॉलिसी, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए। तो उनकी सप्तांग थ्योरी जो है वो आज भी उतना ही रोल प्ले करती है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की फॉर्मेशन में। सो ये था सप्तांग थ्योरी के बारे में। सप्तांग थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा अपने, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है। सो सप्तांग थ्योरी ज़रूर पढ़ना। एंड इसके ये जो पार्ट्स हैं, जिसके जो एलिमेंट्स हैं सप्तांग थ्योरी के अंदर 7, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ ज़रूर बताना आप क्वेश्चन के अंदर एक अच्छे मार्क्स के लिए। सुनाओ सप्तांग थ्योरी के अलावा भी कंट्रीब्यूशन दिया था कौटिल्य ने अलग अलग, और उनकी अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी के अलावा भी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आइए देखते हैं और क्या लिखा है। लाइक फर्स्ट नंबर पे उनकी साइंटिफिक अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वैज्ञानिक प्रशासन, उनकी अवधारणा जो थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो ये थी कि जो कौटिल्य हैं वो प्रेजेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, क्लियर रूल्स के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कि एक सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर क्लियर रूल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में काम आते हैं। देन अगर बात करें, हमने अभी पीछे सप्तांग थ्योरी के बारे में बात करा है, सेकंड वो मेनली बात करते हैं सप्तांग थ्योरी के बारे में। एंड ये जो सप्तांग थ्योरी है वो स्ट्रक्चर और बैलेंस के बारे में बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए। एंड हमने इसके बारे में बात करी है, ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड ऑफिशियल्स। कौटिल्य जो हैं वो बोलते हैं मेरिट, ऑनेस्टी, कैपेबिलिटी और सिलेक्टिंग ऑफिशियल्स, वो जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये उतना ही सिमिलर है मॉडर्न सिविल सर्विसेज की तरह, बिकॉज़ पहले भी मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग, और पहले भी ऑफिशियल्स होते थे जो लोकल लेवल पर किसी भी पॉलिसी, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट तक पहुंचाते थे। एंड अगर वही इनकैपेबल होंगे तो कोई भी जो पॉलिसी है या वेलफेयर प्रोग्राम है वो हमारी ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमारी मेन स्ट्रीम पब्लिक तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ
ऑफिशियल्स जो बहुत क्वालिफाइड हैं उसी चीज़ के लिए जो हमें चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी यूज़ हो रही हैं इंडिया में एंड इवन वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। एंड फोर्थ अगर बात करें वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, जो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट था जो कौटिल्य ने दिया था, वो उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट का मेन एम होता है वो होता है वेलफेयर लोगों का। क्योंकि मॉडर्न स्टेट में भी अगर आज के टाइम पे भी देखें तो जो गवर्नमेंट है मोस्टली प्लान्स बनाती है हमारी एजुकेशन शिक्षा को लेकर, हमारे स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर, एग्रीकल्चर कृषि को लेकर और एम्प्लॉयमेंट रोज़गार को लेकर। और हमें जब प्रोटेस्ट भी अगर देखने को मिलते हैं तो मोस्टली इन्हीं चारों पांचों चीज़ों को देख के मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों की बेसिक नीड्स हैं। अगर ये नहीं होंगे फुलफिल तो एक अच्छी गवर्नमेंट का, अच्छे स्टेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो वेलफेयर स्टेट प्ले करता है। एंड अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे कंट्रीब्यूशन में कौटिल्य बताते हैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बात करता है टैक्सेशन, रेवेन्यू और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज एक कंट्री की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो सारी उसका पैसा होती है या उसकी करेंसी होती है। बिकॉज जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है एक कंट्री की वो डिपेंड करती है कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी। जैसा पैसा होगा वैसे ही डेवलपमेंट में हम रोल प्ले कर पाएंगे। तो अगर जो हम एक स्टेट के पास टैक्स जो आ रहा है, जो वो रेवेन्यू आ रहा है, उसको अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया तो पूरा फाइनेंशियल और सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कौटिल्य बात करते हैं वो बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था। वो कौटिल्य सपोर्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लॉ और जस्टिस को, जो जस्टिस मेंटेन करना चाहिए। जो जस्टिस जो है वो सोसाइटी में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। बिकॉज सबको डर होता है, कानून होगा, कानून के अंदर रूल्स होंगे एंड लोगों को कुछ भी सही गलत करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर हमने कुछ गलत किया तो जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारे गलत को साबित करके हमें सज़ा देगा, पनिशमेंट होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लॉज हैं, अगर हमने उनको तोड़ा तो हमें सज़ा मिल सकती है, जिससे कि सोसाइटी में गलत चीज़ें रुक जाएंगी। वैसे रुकती नहीं है, करने वाला करता ही है, बट स्टिल बहुत से लोग सोच जाते हैं चीज़ों को। इवेंट अगर बात करें फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी की, हमने अभी सप्तांग थ्योरी में भी बात करी थी अलाइज के बारे में। अलाइज फॉर्मेशन भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उनके अकॉर्डिंग अलाइज एंड डिप्लोमेसी जो है वो बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करते हैं इवन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में। कि अभी हमारा अलाइज कौन है, अभी हमारी वो वाली कंट्री कौन है जिससे हमारी लड़ाई है, एंड वो वाली कंट्री कौन है जिससे हमारा ट्रेडिंग में अच्छा चल रहा है। तो हमें बेशक हमारी लड़ाई है एक कंट्री से, लाइक हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो दोनों फिर भी ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करके चलते हैं। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है एंड ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मेन रोल प्ले करता है वो फाइनेंशियल सिस्टम में। तो यही डिप्लोमेसी कहलाती है कि हम अपने काम के लिए अपने दुश्मन के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। दैट इज़ डिप्लोमेसी, जो फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सो ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कौटिल्यास के कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको करके जाइएगा। बिकॉज कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखोगे अपने एग्जाम में। तो नाउ कंक्लूजन की बात करें तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बात करी है एक अप्रोच की जो साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। उनकी जो आइडियाज़ हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर हैं जो हमें बताते हैं एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। इवन वो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं जो एक स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हेल्प करते हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं। हमने अभी पीछे बात करी थी उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जो मॉडर्न डेज में भी रेलिवेंट हैं। बिकॉज इसके इससे रिलेटेड एक अलग से क्वेश्चन आएगा जो मॉडर्न वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस क्या है उनकी आइडियाज़ की, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना आप। एंड देन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नेंस में आज भी उतनी ही हेल्पफुल है। उनकी अप्रोचेस को एज अ गाइड यूज़ किया जाता है आज की एडमिनिस्ट्रेशन में भी। सो दैट्स ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हम शिफ्ट होते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है
एंड उसके अंदर कौटिल्यास की थ्योरी देखी थी, सप्तांग थ्योरी। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम में कितना रोल प्ले करता है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसिप्लिन की तरह, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह कैसे उभर के आता है, उसे हम क्यों पढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसका इमरजेंस कैसे हुआ, वो कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन बन गया। सेकंड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। मॉडर्न टाइम में की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी पूरी पूरी थ्योरेटिकल जर्नी के बारे में। देन उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है उनके डेवलपमेंट के बारे में। सो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। एंड पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपकी यूनिट नंबर 2 से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से कैसे अलग है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोचेस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सब कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर पर। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन लिखना भूलना मत, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन को स्ट्रक्चर देगा। एक स्ट्रक्चर में पूरा आंसर लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन। तो अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। बिकॉज जो लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी, जिसकी वजह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप हुई। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो हैं वो एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माने जाते हैं, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। 1911 में उन्होंने एक्सप्लेन करी थी थ्योरी अपनी फेमस बुक में, जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फोकस करते हैं जो काम है उसे साइंटिफिक वे में करने के लिए। साइंटिफिक वे में काम करने से जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, एंड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, और जो एफिशिएंसी है काम करने की वो इम्प्रूव होती है। तो ये जो था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये वर्कर्स को ध्यान में लेकर बनाई गई थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब प्रॉब्लम हो रही थी प्रोडक्शन में, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, जो वर्क एफिशिएंसी थी वो कम हो गई थी वर्कर्स की। तो उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया साइंटिफिक वे जो है वो बहुत सही होता है काम करने के लिए अपना इंडस्ट्रीज़ में, एंड जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो रिड्यूस होती है, और वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं कि सो जो मेन प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू हिम, जो टेलर है वो सजेस्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए, जैसे कि रूल ऑफ थंब, उनको साइंटिफिक मेथड्स में बदल देना चाहिए। साइंटिफिक, उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो बेटर हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के। सो यहाँ पर एज यू कैन सी ये दो पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स एंड डायग्राम्स जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर करते हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें पूरा ही कॉन्सेप्ट एक पिक्चर में समझ आ जाता है। देन सेकंड बात करें, उनका मानना था कि हर काम को करने का एक अच्छा तरीका होता है जिसे साइंटिफिक एनालिसिस से ही हम निकाल सकते हैं, और जो जितने भी स्टेप हैं उनको यूज़ करना चाहिए टाइम के लिए, लेबर के लिए, रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज जो है उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए। जो ये है वो रिड्यूस कर देती है, ये जो उन्होंने एक्सप्लेन करा वो रिड्यूस कर देता है एक्टिविटीज़ को और इंक्रीज़ कर देता है स्पीड को, प्रोडक्टिविटी को। तो जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वर्कर्स जो करते हैं या कुछ भी हमारी मैनेजमेंट में जो हो रही है वो इससे डिक्रीज़ हो जाती हैं और स्पीड और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती हैं। किससे? साइंटिफिक एनालिसिस से। एंड जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं तो फिर हम वर्क की स्टडी करते हैं। स्टडी में हम देखते हैं कि टाइम, लेबर, रिसोर्सेज हमारी कहाँ अच्छे से यूज़ होनी चाहिए और कहाँ अभी हम वेस्ट कर रहे हैं उनको। देन उनका ये मानना था कि हम साइंटिफिक एनालिसिस करके चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड बात करें तो थर्ड वो बात करते हैं कि जो
वर्क है उसको आसान और लेस थ्रिनिंग और मोर एफिशिएंट कैसे बनाएं, जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज करें। तो उनके हिसाब से एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको बढ़ाना चाहिए, किससे, साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक एनालिसिस से। ये जो है ये हमारे काम को आसान बना देता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इस मेथड को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो फोर्थ में दिया हुआ है, कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ईंट उठाने के लिए एक अच्छा टूल और एक अच्छा मेथड ढूंढा जा रहा है। जो इसमें जो प्रोसेस यूज़ हुआ है उसको आप साइंटिफिक मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, देन अलग अलग मेथड ट्राई करो उसको यूज़ करो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट करो कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है। देन चूज द राइट टूल्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन उसके बाद आता है अडॉप्ट द बेस्ट मेथड, कि जो बेस्ट मेथड है उसको अडॉप्ट करो। सब कुछ आपने ट्राई किया, उसके बाद जो बेस्ट मेथड निकलता है उसको आप अपनाइए, तो आपकी जो टाइम है, लेबर है, प्रोडक्टिविटी है, वो उससे इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड जो उन्होंने दिया। नेक्स्ट वो बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स जो काम करने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी सिलेक्शन के लिए, उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम, इसको हम फिफ्थ पॉइंट बना देते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में वो बोलते हैं कि जो वर्कर है उनको अच्छे से उनकी स्किल्स के बेसिस पे, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, उनकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे हमको सिलेक्ट करना चाहिए। उनके पर्सनल कनेक्शंस की वजह से नहीं चूज़ करना चाहिए। जो राइट पर्सन है, जो सही इंसान है हमारे काम के लिए, वही सही अच्छे से जॉब करेगा, वही अपना बेस्ट देगा उस जॉब के लिए, और वही राइट पर्सन होगा राइट जॉब के लिए। तो स्किल्स, एबिलिटी, क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक वर्कर के लिए। देन वो बात करते हैं सिक्स, कि प्रॉपर ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स को। ठीक है, हमें स्किलफुल वर्कर्स मिल गए हैं, लेकिन जो पार्ट ऑफ वर्क हमें चाहिए, अगर उस वर्कर को उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हमें पहले से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने वर्कर को खुद ही प्रो बना सकें अपने काम के लिए, एंड वो अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर सकें एंड करेक्टली परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग जो है वो उनको और इम्प्रूव कर देती है, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, जिससे ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मेनली उनको दिए गए हैं जो इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए वर्कर्स को चूज़ करते वक्त। सो ट्रेनिंग का, एंड ट्रेनिंग मिलेगी देन एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, एंड देन एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, एंड देन क्वालिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेवन पॉइंट पर। ये ऑलमोस्ट सेम सा ही पॉइंट है कि स्किल डेवलपमेंट होगी तो वर्कर्स की, उससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। एट प्रिंसिपल की बात करें, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हमें अपना वर्कर चूज़ करना है, कैसे हमें एम्प्लॉय चूज़ करना है, एक एग्जाम्पल के द्वारा, जिसमें वो मशीन ऑपरेटर को हायर कर रहे हैं। पहले उसका सिलेक्शन होता है उसकी स्किल के बेसिस पर, देन उसकी ट्रेनिंग होती है, देन उसको स्किल डेवलपमेंट होती है। जब उसकी ट्रेनिंग होगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, देन उसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे। सो यही थे प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो दिए थे F.W. टेलर ने। आगे बात करें, ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। सो थर्ड प्रिंसिपल है हार्मनी एंड नॉट कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है, जो टेलर हैं वो कहते हैं कि हमें वर्क प्लेस पर कॉपरेशन को ज़्यादा अपनाना चाहिए, बल्कि कन्फ्लिक्ट के, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए करना चाहिए, नेगोशिएशंस करने चाहिए, कॉपरेशन करने चाहिए एक दूसरे के साथ जो कि वर्क अच्छे से हो। देन वो बोलते हैं कि ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन बोथ साइड, वर्कर्स के साथ भी, सुपरवाइजर के साथ भी एंड कस्टमर्स के साथ भी। एंड जब वर्कर्स को रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, तो उनकी एफिशिएंसी खुद ही बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्टेड फील करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन वो बात करते हैं कि ये जो है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि टेकिंग सजेशन फ्रॉम वर्कर व्हेन प्रॉब्लम अकर इन प्रोडक्शन, कि वर्कर जो है ही इज़ द मेन
जो प्रोडक्शन में वर्क कर रहा है, एंड वो जब सजेशन देते हैं कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, एंड हम उसके सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके सजेशन पे काम करने की कोशिश करते हैं, उसको भी थोड़ा फील होता है कि मेरे को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है। सो दैट इज़ वॉट हारमनी एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट इज। देन फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो बात करता है इक्वल डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्क है उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर बांटा जाए, एंड सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को ही ज़िम्मेदार मानेंगे अगर हम काम को बाँट देंगे तो। फिर वो बात करते हैं जो वर्क है, वो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि जो मैनेजमेंट का काम है वो मैनेजमेंट ही सँभाले और जो वर्कर्स का काम है वो वर्कर ही करें। देन मैनेजमेंट जो है उसको प्लान, गाइड एंड सुपरवाइज़ करना चाहिए, एंड जो वर्कर्स जो हैं उनको परफ़ॉर्म करने चाहिए टास्क एंड अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्लान बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, तभी वो एफिशिएंसी दे पाएँगे। एंड देन वो बोलते हैं कि ये जो है क्लैरिटी क्रिएट करता है, एंड जो सबको मदद करते हैं उनका खुद का रोल समझने के लिए कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि जब वर्क डिवाइड हो जाएगा तो सबके लिए ईजी हो जाएगा एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना जो उनके लिए डिसाइड की गई हो। और जो ये जो तरीका है ये मिस्टेक्स को रिड्यूस करेगा और जो काम को बहुत अच्छे तरीके से करने में हेल्प करेगा। फिफ्थ प्रिंसिपल है वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी। सो व्हाट इज़ वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी? टेलर जो है वो डेवलप करते हैं एक ऐसा मेथड जिसमें टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी होती है। सो जो ये मेथड है ये हेल्प करता है हमको कोई भी जो टास्क है वो कितना टाइम ले रहा है उसको समझने में, और फिर जो हमारी एक्टिविटी है वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है, उस पर कितना टाइम देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, ये हमें समझ आ जाता है, जिससे कि हमारी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो और भी अच्छी हो जाती है। तो ये जो स्किल है टाइम मैनेजमेंट वाली, ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को और फटीग को रिड्यूस करती है। आलसीपन नहीं रहता है वर्कर्स में अगर उनको टाइम का ये रहेगा कि इस लिमिटेड टाइम में हमें वर्क करके ही देना है, तो लेज़ीनेस जो है वो कम हो जाती है, और ये जो है टाइम और एनर्जी को भी सेव करता है ये मेथड। ये थे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला क्रिटिसिज्म है इग्नोरिंग ह्यूमन एस्पेक्ट्स। हम अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो वर्कर्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है मशीन्स की तरह, उनके इमोशंस और उनकी सोशल नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है। देन उनका जो मेन फोकस है वो काम और प्रोडक्शन ही रह जाता है, एंड ह्यूमन फीलिंग्स नहीं रह जाती। और जो ये इग्नोरिंग ह्यूमन एस्पेक्ट है वो डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस को जन्म देता है वर्कर्स के अंदर। देन वर्कर्स जो है एक एक दिन ऐसा आएगा जब वो इरिटेट होकर वर्क क्यों क्विट कर देंगे एंड वो छोड़ के चले जाएंगे। सो ये जो है कुछ क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इन सब चीज़ों को देखता नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इमोशंस की और फीलिंग्स की कहीं पे भी बात नहीं की गई है, जो इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं बनाती है। देन सेकंड नंबर पे एक्सपेंसिव सिस्टम। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट के, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स, डिटेल स्टडीज़, ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, एंड इसमें जो है बहुत टाइम जाता है, बहुत पैसा जाता है, बहुत रिसोर्सेज जाती हैं, और सारी ऑर्गेनाइजेशन ये इजीली नहीं कर पाती क्योंकि कुछ जो फील्ड होती हैं, कुछ जो वर्क्स होते हैं, कुछ जो कंपनियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, कुछ होती हैं बड़ी होती हैं, वो कर सकती हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, उतनी जो छोटी होती हैं उनके पास नहीं होती हैं। तो ये सबके लिए सक्सेसफुल प्लान नहीं है। सेकंड थर्ड बात करें तो लैक ऑफ फ्रीडम। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर जगह काम 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 की बात हुई है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की पावर जो है मेनली मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट्स को दी गई है, और वर्कर और लोअर मैनेजर्स जो हैं उनके पास फ्रीडम बहुत कम दी गई है। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है उससे, और उनके जो इनोवेशंस के आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं वो अपने बाहर नहीं निकाल पाते हैं उससे। सो ये क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। हेयर आर सम पिक्चर्स जिनसे आप रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बात करते हैं फोर्थ क्रिटिसिज्म की, लैक ऑफ मोटिवेशन।
वर्कर्स जो हैं वो मेनली मोटिवेटेड रहते हैं मनी से या आउटपुट से, जो उनका काम है उसके रिजल्ट से। एंड जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो उनको अंदर से मिलती है, और उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उनकी इंटरनल मोटिवेशन को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इग्नोर कर देती है पूरी तरीके से। और ये जो है, ये इग्नोरेंस जो है उनका वर्कर्स का इंटरेस्ट रिड्यूस कर देता है, उनका अटैचमेंट वर्क के लिए बहुत कम कर देता है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एंड शायद फ्यूचर में वो वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी नहीं रहना चाहता है। देन फिफ्थ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, वो है टू मच कंट्रोल। यस, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो वर्क डिवीज़न की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें वर्कर्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए बोला जाता है, जिसके वजह से जो वर्कर्स हैं वो प्रेशर फील करते हैं और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस फील करते हैं, जिससे उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो अपने फ्रीडम खो देते हैं वर्क प्लेसेस पर। देन बात करते हैं सिक्स्थ क्रिटिसिज्म की, दैट इज़ लैक ऑफ टीम स्पिरिट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो टीम वर्क के बजाय इंडिविजुअल वर्क पर ज़्यादा फोकस करता है, जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और टीम स्पिरिट को बहुत वीक कर देता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत वीक कर देता है, आपसी कोऑर्डिनेशंस कम हो जाते हैं वर्कर्स के अंदर और टीम के अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं साथ में पिक्चर्स में। सो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन की, और जो एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। बट साथ ही साथ वो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में, मॉडर्न मैनेजमेंट में, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट में सबको इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही वर्कर्स की फ्रीडम को कम कर देती है। एज़ आई हैव टोल्ड यू इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि इंट्रोडक्शन जैसे इम्पॉर्टेंट है आपके आंसर को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, वैसे ही कंक्लूज़न भी ज़रूरी है। तो अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ज़रूर लिखना, पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूज़न। नाउ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली बात करता है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, उसके अप्रोचेस के बारे में, एंड मैक्स वीवर की अप्रोचेस जो उन्होंने दी थी उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में।
आते हैं अपने फोर्थ के आंसर पर। आंसर जो है फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप हमारे पीडीएफ नोट्स में ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी अपने। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे, हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली बात करता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में, वो कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से डिफरेंट है और एल्टन मेयोस की थ्योरी जो रिलेशन थ्योरी के बारे में है। तो आते हैं अपने आंसर पर। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। सो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो एक रिएक्शन की तरह डेवलप्ड हुई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस के। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा उसके जो लिमिटेशंस थे उनके लिमिटेशंस को ध्यान में रख के ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी निकली। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो वर्कर्स को मशीन के तरह ट्रीट करती है और वो उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देती है। एंड ये हाईलाइट करता है वीकनेस ऑफ सिस्टम, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ही जो फोकस करें, प्रोडक्शन पे ही सिर्फ फोकस करें और वर्कर्स के इमोशंस के, सोशल रिलेशंस के बारे में, उनकी मेंटल नीड्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और जिससे और यही वो चीज़ें हैं जो वर्क को मोस्टली इफ़ेक्ट करते हैं। एल्टन मेयो जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एल्टन मेयो की एक बुक है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो आई थी 1933 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो कितना एफर्ट डालते हैं एक वर्कर की परफॉर्मेंस में, वही मेन होता है एक वर्कर की परफॉर्मेंस में। और इसीलिए वहाँ से जन्म होता है ह्यूमन अप्रोच का। एंड ह्यूमन अप्रोच कितना ज़रूरी है वर्क प्लेस पर,
इस बारे में एल्टन मेयो बात करते हैं। सो नाउ एल्टन मेयो जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया था 1924 से 1932 के बीच में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज के हैथरॉन फैक्ट्री में, जो शिकागो यूएसए में है। तो जो मेन एम था एक्सपेरिमेंट का वो था वर्क प्लेस की कंडीशंस को स्टडी करना, लाइक उनकी लाइट, वर्किंग आवर्स, वेजेस और वेजेस की वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो शो करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, ना कि सिर्फ फिजिकल कंडीशंस की वजह से। सो अभी हमने देखा व्हाट इज हैथरॉन एक्सपेरिमेंट। अभी हैथरॉन एक्सपेरिमेंट की स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में होता है, जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टडी करते हैं लाइटिंग इफेक्ट के बारे में, लाइटिंग इफेक्ट का प्रोडक्टिविटी पे कैसे असर होता है। वो एक्सपेरिमेंट में टू ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक होता है जो कांस्टेंट लाइट के अंदर होता है, और जो दूसरा होता है जिसमें लाइट को थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, मतलब फ्लक्चुएट होती है लाइटिंग। एंड पहली में कांस्टेंट लाइट होती है, कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। एंड सेकंड वन में कम ज़्यादा करते हैं लाइट्स को। देन थर्ड जो रिजल्ट है प्रोडक्टिविटी का वो इंक्रीज हो जाता है जब लाइटिंग जो है वो रिड्यूस होती है। जब लाइटिंग को रिड्यूस किया था तो जो रिजल्ट निकला प्रोडक्टिविटी का वो ज़्यादा था, बिकॉज उसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग लाइटिंग जो होती है वो आंखों पर असर डालती है वर्कर्स की, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। देन वो बोलते हैं कि इससे प्रूफ होता है जो प्रोडक्टिविटी है वो फिजिकल फैक्टर्स से ही नहीं होती है इफेक्ट, वो उसकी जो गुड परफॉर्मेंस है वो तब निकल के आती है जब उनके ऊपर अटेंशन दी जाती है कि उनकी वर्क कंडीशंस कैसी हैं। तो ये साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट था, हैथरॉन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसको बोलते हैं हैथरॉन इफेक्ट। जो सेकंड स्टेज है हैथरॉन एक्सपेरिमेंट की उसे बोलते हैं रिले असेंबली एंड टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें 6 विमेंस को लिया जाता है, विमेन वर्कर्स को, एंड उनको एक सेपरेट रूम में रख दिया जाता है अलग अलग। एंड जो वर्क कंडीशंस हैं वो बदल दी जाती हैं कि वर्किंग आवर्स बदल दिए जाते हैं, रेस्ट ब्रेक्स बदल दिए जाते हैं, उनके बोनसेस बदल दिए जाते हैं, और उनको सुपरविजन करने का तरीका बदल दिया जाता है। सो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है ऑल सिचुएशंस में, सभी सिचुएशंस में। इससे पता लगता है कि जो वर्कर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको पार्टिसिपेशन दें, उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर उनको इम्पोर्टेंस देंगे कि हाँ तुम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तुम्हारी नीड्स को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो वो खुद ही उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। सो ये थी सेकेंड स्टेज हैथरॉन एक्सपेरिमेंट की। नाउ अभी बात करते हैं थर्ड स्टेज की। सो थर्ड स्टेज ऑफ हैथरॉन एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो था ये 20,000 वर्कर्स के अराउंड होता है, और इसमें जो है इंटरव्यू लिया जाता है ये समझने के लिए कि उनकी फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं वर्कर्स की। इसमें शुरू में तो क्या किया जाता है, क्वेश्चंस जो थे वो फिक्स थे जो पूछे जाने वाले थे वर्कर से, लेकिन बाद में क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े बदल दिए, और वो थोड़े ऐसे बनाए गए जिससे कि वर्कर्स जो हैं फ्रीली बात कर सकें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इससे जो है पता लगता है कि पर्सनल, सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को कितना इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिजल्ट्स पे भी फ़र्क आते हैं। देन हम बात करते हैं वर्कर्स जो हैं वो मैनेजमेंट को कैसे लेते हैं। वर्कर्स चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उनको सुने, उनको इम्पोर्टेंस दे, उनके जो व्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस दे, उनके जिससे कि उनको फील हो कि हाँ वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही पार्ट हैं, उनको उनकी प्रेजेंस का दुख ना हो। देन इस इंटरव्यू से ये पता चलता है जो कम्युनिकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसमें वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम मैनेजमेंट वालों को बताएं, एंड मैनेजमेंट वाले स्टेप्स लें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड वर्क फील्ड में वैसे ही काम करें जैसे वर्कर्स को अच्छा लगे, उनकी इम्प्रूवमेंट हो वर्क में। देन ये थी आपकी थर्ड स्टेज
एक्सपेरिमेंट की। नाउ बात करते हैं। अभी आते हैं अपनी स्टेज 4 पर। 4th स्टेज बात करती है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट की। इसमें क्या होता है कि 14 पुरुषों 14 मेल वर्कर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। 14 पुरुष लोगों को स्टडी करने के लिए उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और एक जिसमें क्या पता चलता है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप रूल्स होते हैं वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वर्कर्स जो हैं वो समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं खुद के वर्क्स को मेंटेन करने के लिए ग्रुप में बैलेंस को। कुछ वर्कर्स अगर कम काम कर रहे हैं तो वो आपस में बात करके ये बोल लेते हैं कि भाई नहीं, सब अभी तुम लोग भी कम काम करो। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्क ज़्यादा काम कर रहा है तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि तुम लोग भी कम काम करो, ग्रुप में बैलेंस बनना चाहिए इसीलिए। इसमें पता चलता है जो ग्रुप में प्रेशर है वो कितना अफेक्ट होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में। देन कभी कभी ये ज़्यादा भी करा देता है काम को, कि अगर एक बंदा सही से काम नहीं कर रहा, बाकी सब सही से काम कर रहे हैं, तो उस एक बंदे को प्रेशर किया जाता है लोग इनफॉर्मली कि तेरे को ज़्यादा करना है। देन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं लोकल लेवल पर। लोकल जब हम वर्कर्स के बीच में जाते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वर्कर की, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं उनके बीच, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं उनके बीच। उनका वर्क जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उन चीज़ों से। ये था आपका 4th स्टेज। अभी बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में। पहला फीचर है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। मायो जो है उन्होंने प्रूफ किया था वर्कर्स को मशीन्स की तरह काम ना कराया जाए, उनकी सोशल एंड इमोशनल नीड्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, एंड उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर, उनको भी समझा जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनके लिए सिंपैथी इंक्रीज़ की जाए, जिससे कि उनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और जॉब सेटिस्फेक्शन मिले वर्कर्स को। देन सेकंड फीचर है रोल ऑफ ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स का वर्कर्स के बिहेवियर पे, परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये मोराल को इन्फ्लुएंस करते हैं, वर्क स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं एक वर्कर की। मैनेजमेंट जो है उनको समझना चाहिए कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ, एंड हेल्प करनी चाहिए उनको कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो बात बोलती है कि जो एम्प्लॉय हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़े एसेट हैं, वो सबसे बड़ी संपत्ति है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनको समझना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनके साथ काम करना, यही एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए और यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाती है। थर्ड फीचर है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक वर्कर को अलाउ करना चाहिए उसके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और इस कम्युनिकेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, एंड गुड कम्युनिकेशन जो होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम कर देती है और एक रिलेशनशिप्स बिल्ड करती है जो होता है मैनेजमेंट के बीच में, ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में, जिससे कि उन सबके बीच की रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन होती है। फोर्थ फीचर की बात करें वो है लीडरशिप। एक अच्छा लीडर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर लेके जाता है, वही होता है जो सब कुछ मैनेज करके चलता है अच्छे से। लीडरशिप में मायो बोलते हैं कि वो लीडर जो होता है उसको सपोर्टिव होना चाहिए, उसको पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, हर डिसीजन में उसको पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, एंड जो लीडर है उसको गाइड करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए सब, और सिर्फ ऑर्डर नहीं देना चाहिए। इससे जो है वर्कर्स का मोराल इंप्रूव होता है, इससे जो है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और जो वर्कर्स का मोराल है वो इंक्रीज होता है, वो इम्प्रूव होता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो बोलती है कि लोगों को समझना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनको भी साथ लेके चलना ज़रूरी है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फीचर पर। फिफ्थ फीचर जो है वो है मोटिवेशन। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मस्ट, मोटिवेशन जो है हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन जो होता है फर्स्ट स्पार्क होता है किसी भी चीज़ के लिए। लेटर ऑन मोटिवेशन कम होता है, मेन तो हमारा डिसिप्लिन ही होता है, लेकिन मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है पहले स्पार्क को जन्म देने के लिए। जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते अगर, तो जो उनका काम है वो भी कम हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं।
और अगर बात करें वर्कर्स की मोटिवेशन, वो सिर्फ पैसे से नहीं आती है कि हम अगर सैलरी टाइम पे देंगे तो वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं। उनकी जो मोटिवेशन आती है वो आती है रिस्पेक्ट से, रिकग्निशन से, उनको रिकॉग्नाइज करो कि हाँ, एंड सोशल एक्सेप्टेंस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, रिकग्निशन जो होती है जैसे अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। बहुत सारी कंपनियां होती हैं करेंटली, लाइक वो सर्टिफिकेट्स देते हैं बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर, या उनके फील्ड में उनकी किसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का। ये सोशल एक्सेप्टेंस का एक तरीका होता है कि हाँ, हमने एक्सेप्ट किया है आपकी एबिलिटीज़ को, आपने जो हमारे लिए एफ़र्ट्स किया हमने उनको एक्सेप्ट किया, और हम उनको अच्छा मानते हैं, हम उनके लिए आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, जिससे मोटिवेट होंगे वर्कर्स, उनका उनका काम करने का तरीका बढ़ेगा, उनको और काम करने का मन होगा। देन फिफ्थ फीचर में आगे बात करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस की और एप्रिशिएशंस की ज़रूरत है, और वर्कर्स को वो मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को लेकर और एंथुसियास्ट हो, और भी ज़्यादा मोटिवेट हो, उनके अंदर और भी ज़्यादा उत्साह बढ़े अपने काम को लेकर। देन फिफ्थ फीचर में बात करते हैं इमोशनल सेटिस्फेक्शन के बारे में। उनका भावनात्मक संतुष्टि उनकी ज़रूरी होती है, भावनात्मक संतुष्टि, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जो उनकी काम की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करता है, बोथ फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी। बिकॉज इमोशंस जो होते हैं ना ह्यूमन लाइफ में, वो सबसे मेन पार्ट होते हैं। इवन लोग काम भी करते हैं उसके पीछे भी इमोशंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। कम से कम 2-3 फीचर्स तो आप, वैसे तो ये सारे पाँचों के पाँचों फीचर्स ही आपको हाईलाइट करने हैं, बट अगर बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाए तब भी आपको फीचर्स ज़रूर बताने हैं। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। नाउ आगे बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। तो पहला क्रिटिसिज्म है टू मच फोकस ऑन इमोशंस। सो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो इग्नोर करते हैं। इसके क्रिटिसिज्म में बोला गया है कि सारी जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस से ही सॉल्व नहीं हो सकती हैं। सो ये जो अप्रोच है वो अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ इमोशंस की बात की गई है, कोई बैलेंस नहीं है इसमें। सेकेंड क्रिटिसिज्म है नेग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो थ्योरी है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत कम इम्पोर्टेंस दे रही है, लाइक सैलरी, बोनसेस। ये इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोटिवेशन के लिए। वर्क प्लेस पे जो मोटिवेशन है वो फाइनेंशियल गेन से ज़्यादा मिलती है। एंड नेक्स्ट बात करें तो ये क्रिटिसिज्म बोलता है कि जो वर्क है वो इमोशन से ही नहीं हो सकता है, सब कुछ इमोशन सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं वर्कर्स के लिए। इसीलिए ये जो थ्योरी है अब पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, ये एक तरफा है, ये मोस्टली इमोशंस की तरफ टिल्टेड है। थर्ड क्रिटिसिज्म है लिमिटेड रोल ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो कंट्रोल और अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनकी इमोशंस को इम्पोर्टेंस देने के लिए वो बोलते हैं कि कंट्रोल अथॉरिटी नहीं करनी चाहिए। कॉपरेशन जो होता है वो ही काफ़ी नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो है एक साइडेड अप्रोच है कॉपरेशन की, सिर्फ कॉपरेशन ही हो गया, क्योंकि हर जगह हर तरीके के लोग हो गए होते हैं। अगर कुछ वर्कर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिर्फ कॉपरेशन पे ही टिका हुआ है, तो फिर आगे वर्कर्स काम ही नहीं करेंगे, वर्कर्स अपनी सारी बात ही मनवा लेंगे फिर। इसीलिए कॉपरेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कंट्रोल। देन फोर्थ क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस। यस, अगर साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को बैलेंस किया जाए तो एक अच्छी थ्योरी बन सकती है, एज माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दोनों में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड दोनों ही एक्सट्रीम हो जा रही हैं। एक्सट्रीम की जगह उनको ग्रे एरिया में होना चाहिए। एंड कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं जो साइंटिफिक वैलिडिटी है हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट की, वो नहीं है, ठीक है, उन्होंने फीलिंग्स पे काम किया है। देन अगर आगे बात करें तो ये लिमिटेशंस हैं, इसीलिए इस थ्योरी की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन किया जाता है। ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। नाउ अभी आते हैं अपने कंक्लूजन पे। सो हमने जो पढ़ा कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो सिर्फ ह्यूमन साइड पर ही फोकस करती है, एंड वो बाकी की चीज़ें इग्नोर कर देती है, जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस वर्कर्स का। सो ये जो है कुछ लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी के भी, इस थ्योरी में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस।
तो बाकी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं, और इस PDF का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि PDF को डाउनलोड कीजिए और अपना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो जैसे ही आप हमारी PDF को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस PDF के अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मिलने वाला है, और इसके साथ साथ अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ आपको इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हैं। अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो ये जो आंसर्स हैं वो आपको डायरेक्टली ही याद हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है हमारी PDF खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।